नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम बात करेंगे सेफ्टी फर्स्ट आर्क वेल्डिंग हैजर्ड्स प्लान्ड, यानी सुरक्षा पहले आर्क वेल्डिंग के खतरों की व्याख्या। तो कौन कौन से खतरे होते हैं इनके बारे में आज हम सुरक्षा पूरे खुल के इनके बारे में विचार करेंगे। तो किसी भी वेल्डिंग को करने में सुरक्षा एक महत्वपूर्ण पहलू है। आर्क वेल्डिंग एक सुरक्षित कार्य है, बशर्ते उसकी सावधानी बरती जानी चाहिए। लेकिन अगर सुरक्षा उपयोग की आवश्यकता नहीं की जाए तो वेल्डिंग करने वाले को खतरे का सामना करना पड़ सकता है, जिससे वेल्डिंग का झटका, धुआं, गैसें, विस्फोट आदि शामिल होते हैं। तो वेल्डिंग का कार्य करते समय कार्यस्थल पर महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए। उपकरण के लिए निर्माता के निर्देशों का पालन पढ़ें, सामग्री सुरक्षा डेटा शीट की सावधानी समीक्षा करें, कंपनी की आंतरिक सुरक्षा प्रथाओं का पालन करें। मतलब उपकरण के लिए निर्माता के निर्देशों को पढ़ें। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो जैसे वेल्डिंग मशीन है अपनी, तो वेल्डिंग मशीन के ऊपर दिशा निर्देश लिखे होते हैं कि कितने एम्पीयर्स पर चलेगी, क्या इसकी इनपुट है, क्या इसकी आउटपुट है। तो इन सब चीज़ों का अपने नॉलेज होना चाहिए। इलेक्ट्रोड होल्डर है, ये कितने एम्पीयर पर चलेगा, गर्म रहेगा, ठंडा रहता है। तो और इलेक्ट्रोड है, तो ये सब चीज़ों का बारे में हमें इनके दिशा निर्देशों का जो कंपनी के द्वारा निर्मित आता है देखना चाहिए। उदाहरण के तौर पे जैसे अपने घर में कोई इंस्ट्रूमेंट लाते हैं, कोई अपने मिक्सी वगैरह, जग जार जो कुछ लाते हैं, तो उनको एक अलग से बुक आती है। सीधी सी बात है, मोबाइल लगा लो, आप मोबाइल सेटअप घर में लाते हो तो उसकी बुकलेट आती है, उसके ऊपर स्पष्ट लिखा आता है कि इसको कौन से वातावरण में रखना है, कितनी बैटरी चार्ज करनी है, कितने घंटे इसको अपन यूज कर सकते हैं, कितने इसके ये आंखों पर प्रभाव डालता है, कितना ये दिमाग में असर करता है, शरीर पे कितना असर। तो कहने का मतलब इन चीज़ों का हमें नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो आगे वेल्डिंग से होने वाले आम खतरों के बारे में जागरूकता ही उससे बचने के तरीके जानने से सभी के लिए सुरक्षित उत्पादन कार्य वातावरण सुनिश्चित होता है। तो फर्स्ट नंबर पे आता है बिजली का झटका। बिजली का झटका ये कॉमन है, कहीं भी किसी को भी लग सकता है। तो वेल्डर के सामने आने वाले सबसे गंभीर और तात्कालिक खतरों में से एक है। बिजली के झटके से गंभीर चोट लग सकती है या मौत का कारण बन सकता है। तो इसके झटके या इसके झटके प्रतिक्रिया से आदमी गिर जाता है, तो गिरने से चोट लग जाती है, जिससे आदमी गिर सकता है, चोट लग सकती है, मर सकता है। बिजली का झटका तब लगता है जब वेल्डर दो धातु की वस्तुओं को छूते हैं जिनके बीच तेज धारा या वोल्टेज प्रवाहित हो रहा हो। मतलब ये नहीं कि एक तार में करंट बह रहा है और दूसरी में करंट नहीं बह रहा और अपने उसको पकड़ लेंगे। तो दोनों तारों को पकड़ेंगे तो आदमी उसके अंदर एक सर्किल वोल्टेज बन जाता है, तो जिससे धारा प्रवाहित होती है। एक तार ये आ गई, एक ये आ गई, या आदमी जैसे ही एक तार को पकड़े तो ऐसे एक सर्किल पूरा हो जाता है, तो आदमी का झटका लगता है और आदमी की मृत्यु भी हो सकती है। तो इससे वे वस्तु को छूने से परिपथ में विद्युत प्रवेश न जाता है। तो इस प्रकार हमें इन चीज़ों से विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो बिजली के झटके से सबसे आम प्रकार है वेल्डिंग सर्किट से आने वाला द्वितीयक वोल्टेज झटका। मतलब जो वेल्डिंग करंट से अपने एक तो इनपुट रहते हैं जिससे वेल्डिंग धारा अपने जोड़ते हैं, जो मेन विद्युत लाइन से जुड़ा रहता है। और दूसरा होता है जिससे अपन वेल्डिंग करते हैं, तो उसमें 20 से 100 वोल्टेज तक का करंट होता है। हमेशा याद रखें कि 50 वोल्ट या उससे कम का झटका भी आदमी की मतलब घायल होने या मार डालने के लिए बहुत होता है। तो पोलैरिटी में निरंतर परिवर्तन होने के कारण एसी धारा वोल्टेज डीसी करंट वेल्डिंग की तुलना में हृदय गति रोक सकती है। तो बिजली के झटके से बचने की एक वेल्डर को अच्छी तरह से सूखे हुए दस्ताने पहनने चाहिए। इलेक्ट्रोड या इलेक्ट्रोड होल्डर को कभी भी नंगे हाथों से नहीं छूना चाहिए, गीले कपड़ों से नहीं छूना चाहिए, और अपने शरीर को अच्छी तरह इंसुलेशन करना चाहिए। काम करते समय विशेष करके काम जब हम करते हैं तो हम अपने आप को इंसुलेशन करके हमारे को रखना चाहिए। जैसे ये धरातल हो गया, ये कार्यखंड हो गया, और यहाँ अपन खड़े हैं, ये अपने हाथ में इलेक्ट्रोड होल्डर है, यहाँ अपन वेल्डिंग कर रहे हैं, तो यहाँ अपने हाथ में भी करंट है, यहाँ भी करंट है, अर्थ वायर लगा रखे है, तो यहाँ अपन धरातल है, तो यहाँ जगह गीली नहीं होनी चाहिए। और अब ये इलेक्ट्रोड होल्डर हो गया, बीच में हम हो गए, तो इन दोनों के बीच में मतलब यहाँ तो हमारे हाथ में दस्ताने हो गए, इंसुलेशन हो गया। नीचे हमें या तो प्लास्टिक के जो आते हैं आजकल पायदान वो रख लेने चाहिए, लकड़ी के फंटे वगैरह जो फंटे जो भी आते हैं, तो इससे अपने इंसुलेशन हो जाता है। बिजली के झटका पड़ना तो नीचे से यहाँ लग सकता है, इस वजह से तार की वजह से ना ही ऊपर से यहाँ, क्योंकि हमने
दस्ताने पहन रखे हैं। तो मतलब कार्य करते समय अपने आप को इंसुलेशन में रखना चाहिए। और वेल्डिंग करने से पहले एक वेल्डर को इलेक्ट्रोड की गति और क्षति के बारे में अच्छी तरह ज्ञान होना चाहिए। इलेक्ट्रोड होल्डर का जो सिरा होता है उसके फाइबर वगैरह अच्छी तरह काम कर रहे हैं या टूट रहे हैं, जैसे ये आगे का हिस्सा है, जैसे फाइबर यहाँ पेज से कसे होते हैं, तो इनको भी अगर ये सही नहीं है तो इनको सही कर लेना चाहिए, क्योंकि ये विद्युत झटके का कारण बन सकते हैं। तो क्योंकि ये अक्सर अपने जो वेल्डिंग करते हैं, अपनी इलेक्ट्रोड जो ऐसे लंबी इलेक्ट्रोड है, काम करते करते में छोटी हो गई, तो जब यहाँ वेल्डिंग करते हैं तो इसके प्रभाव से हीट से ये इंसुलेशन जो होता है फाइबर का बना होता है, ये अक्सर खराब हो जाता है। तो उपयोग से पहले हमें इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि स्टिक वेल्डिंग इलेक्ट्रोड हमेशा विद्युत के प्रभाव से गर्म होते रहते हैं और वेल्डिंग करंट उसमें प्रवाहित होता रहता है। वेल्डिंग हो रहा हो तब भी वो गर्म रहते हैं, अगर तेज गति से करंट प्रवाहित हो रहा है, वेल्डिंग नहीं कर रहे, तो भी वो इलेक्ट्रोड्स की जो वायर्स हैं, लीड्स हैं, वो गर्म होती रहती हैं। तो इनमें 20 से 100 वोल्ट तक का करंट बहता रहता है। वेल्डिंग उपकरण और सुरक्षा का वोल्टेज 120 से 575 वोल्ट तक का हो सकता है, जिससे बिजली का झटका लगने का खतरा बना रहता है। तो मरम्मत करते समय हमेशा योग्य तकनीक की कर्मचारी को बुला के रखना चाहिए। ये नहीं है कि भाई मैं वेल्डिंग कर रहा हूँ और वहाँ से लीड अटकी तो भाई साहब दूसरे आए या हमारे साथ के जो प्रशिक्षणार्थी आए, तो या फिर वर्कशॉप में कार्य करने वाला दूसरा साथी आया तो बोले यार ये तो मैं घर में भी कर लेता हूँ, मुझे कर लेने दो, तो मैं अपने आप भी कर देता हूँ। तो वो कर देता है, ज़्यादा नॉलेज नहीं होने की वजह से, ओवर कॉन्फिडेंस होने की वजह से आधा अधूरा काम करते हैं, तो जिससे वो अपना कहीं ना कहीं झटका खा सकते हैं। तो इन चीज़ों से हमेशा बच के रहना चाहिए। दूसरा आता है धुआं और गैसिंग। धुआं और गैसिंग 2 नंबर। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि वेल्डिंग के धुएं और गैसों से अत्यधिक संपर्क में रहने से स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जिस प्रकार के अपने आपने देखा होगा कि दिल्ली में बहुत पोल्यूशन है, उससे आदमियों को खांसी जुकाम हो गया, उनके फेफड़ों में पता नहीं क्या क्या जमा हो जाता है, जिससे खांसी हो जाती है, दमे के रोगी हो जाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार हमें वेल्डिंग करते समय जो धुआं निकलता है उस धुएं से हमें बचना चाहिए, जो हमारे हृदय पे अपने जो फेफड़ों पर बहुत बुरा प्रभाव डालता है। वेल्डिंग के दौरान धुएं से प्रयोग होने वाली सामग्री बेस कार्यखंड और कार्यखंड पर की गई कोटिंग से संभावित रूप से हानिकारक जटिल धातुएं ऑक्साइड के यौगिक होते हैं। मतलब धुआं किस प्रकार का होता है, एक तो हम जब वेल्डिंग करते हैं तो इलेक्ट्रोड जो होती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स चढ़ा होता है, उससे धुआं होता है। दूसरा हम ये कार्यखंड है, इसके ऊपर पेंट किया होता है किसी प्रकार का रंग रोगन या कुछ भी किया रहता है, तो वो जब ये जलते हैं तो मतलब मिक्स होकर के इतना जहरीला धुआं निकलता है, जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। तो इन चीज़ों से हमें हमेशा बचना चाहिए, इसलिए धुएं से दूर रहना चाहिए। धुएं में मौजूद पदार्थों के संपर्क के को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त वेंटिलेशन होना चाहिए और एग्जॉस्ट फैन का प्रयोग करना चाहिए। जो प्रयोग में लाई जा रही इलेक्ट्रोड है और कार्यखंड है, वो प्रकार निर्भर करता है कि धुआं कितना निकलेगा। अगर अच्छी प्रकार की क्वालिटी या अच्छा फ्लक्स उसके ऊपर चढ़ा हुआ है, बढ़िया ISI मार्का कंपनी की इलेक्ट्रोड है, तो धुआं कम देगी। और अगर कार्यखंड के ऊपर पेंट या जंग वगैरह जो के ऊपर नहीं लगी, ग्रीस वगैरह जो कुछ भी है, तो भी उसके ऊपर इतना धुआं या इस प्रकार की हानिकारक जो धुएं नहीं निकलेंगे। तो इन बातों का भी धुएं के ऊपर डिपेंड करता है कि धुआं किस तरीके से ज़्यादा निकलता है, किस तरीके से कम निकलता है। तो जो आप आगे चलते हैं, तो वेल्डिंग कार्य क्षेत्र को पर्याप्त वेंटिलेशन या स्थानीय हवा की निकासी की आवश्यकता बहुत जरूरी है, ताकि श्वसन क्रिया व साथियों को जहरीले धुएं से बचाया जा सके। तो अब वेल्डिंग करते समय ये नहीं है कि अपन वेल्डिंग कर रहे हैं तो मैंने तो अपने नाक में कुछ ऐसा यंत्र लगा लिया, श्वसन यंत्र लगा लिया, या हैंड स्क्रीन को मैंने ऐसे लगा लिया कि मेरे को तो ऊपर वेल्डिंग करंट जो है अपना वेल्डिंग धुआं चढ़ नहीं रहा और हवा में उड़ रहा है, तो बढ़िया। तो मतलब खुद के साथ साथ जो अपने सह प्रशिक्षणार्थी हैं या सह कर्मचारी हैं, तो उनका भी ध्यान रखना चाहिए, ताकि उनको भी इस प्रकार की धुएं से कोई परेशानी नहीं आए। तो वेल्डिंग कार्य करते समय सांस लेने में परेशानी हो रही है या हवा नहीं आ रही है, तो चेक करें कि वेंटिलेशन का उपकरण ठीक से काम कर रहा है या नहीं। किसी भी परेशानी की सूचना अपने कंट्रोलिंग अधिकारी को दे देनी चाहिए, ताकि वेल्डिंग के धुएं में मौजूद पदार्थों के संपर्क में आने से जो आ रही उनकी जांच की जा सके। तो स्टेनलेस स्टील या हार्ड फेसिंग करते समय यह परेशानी बहुत ज़्यादा आती है। तो पेंट गैल्वेनाइज्ड या आधार धातुओं पर धातु की परत चढ़नी होती है, जैसे कोटिंग के संपर्क में आने से वेल्डिंग शुरू करने से पहले
बेस धातु को साफ कर लेना चाहिए। यदि धुआं या गैस की वजह से वेल्डर को बेचैनी हो रही है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो सबसे पहले हमें किसी जॉब को वेल्डिंग करना है, अगर उसके ऊपर जंग लगी है, पेंट लगा है या किसी प्रकार का रंग रोगन जो कंपनी के द्वारा मार्क किया गया था, तो उसको अपने अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए। कहने का मतलब जॉब को अच्छी तरह पहले तैयारी कर लेनी चाहिए, उसके बाद हमें उसका वेल्डिंग करना चाहिए। इन सब करने के बावजूद भी अगर वेल्डिंग कार्य करता है, कार्य करने के बाद अगर उसके सांस लेने में परेशानी आ रही है, बेचैनी हो रही है, जी घबरा रहा है, जी मतलब हो रहा है, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ये नहीं कि इसको भाई पानी पिला दे, 10 मिनट लिटा दे, हवा में बैठा दो, इसके बटन खोल दो, तो ऐसा नहीं है। तो उसको तुरंत हॉस्पिटल में अपने डॉक्टर से सलाह लेकर के उसका जो ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, ताकि और ज्यादा गंभीर समस्या पैदा नहीं हो। आर्क और विस्फोट, आगे आता है आर्क, आग और आग और विस्फोट। तो इसमें क्या आता है, वेल्डिंग आर्क अत्यधिक तापमान पैदा करती है, जो आपको पता है कि इससे तापमान बहुत होता है, सुरक्षा उपयोग का पालन नहीं किया जाता, तो आग लगने और विस्फोट होने का गंभीर खतरा पैदा हो जाता है। तो आर्क वेल्डिंग का तापमान आपने सामान्य गति सुना होगा 36 से 4000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन यह और भी ज्यादा हाई टेम्परेचर की वेल्डिंग, आधुनिक जो वेल्डिंग तकनीकी है, तो उसमें 10,000 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ये पहुंच सकता है। तो हमें वेल्डिंग करते समय अपने जो आसपास का सुरक्षा जो घेरा है वो अच्छी तरह से देख लेना चाहिए, ताकि कोई वेल्डिंग करते समय आग लगने वाली कोई चीज नहीं हो। असली खतरा आर्क से नहीं होता, बल्कि आर्क के पास तीव्र गति की चिंगारियां और उसके आस पास जो उत्पन्न होते हैं ना छींटे, जिसके ऊपर स्पैटरलोस बोलते हैं, उनकी वजह से आग लगती है, न कि अपने सीधी आर्क से होती है। आर्क से ऐसा कुछ नहीं होता। तो वेल्डिंग धीरे धीरे वेल्डिंग करने से आर्क क्षेत्र में, जैसे अपन वेल्डिंग कर रहे हैं यहाँ ऊंचाई में वेल्डिंग कर रहे हैं, तो ये इनकी जो चिंगारियां हैं, तो ये इनकी मैक्सिमम दूरी कितनी होती है, यहाँ से लेकर ये 35 फुट तक अपनी मार कर सकते हैं। 35 फुट बहुत होता है। अगर यार यहाँ वेल्डिंग करते हैं तो ये दूर तक कितनी बिखरती है, आपने कभी वेल्डिंग करते देखा होगा, तो एकदम से पटाखा निकलता है और दूर से चिंगारियां, छोटे छोटे पेट्रोल बहुत दूर तक जाते हैं, तो उनकी वजह से आग लगने का सबसे ज्यादा खतरा रहता है। तो आग से बचने के लिए वेल्डिंग शुरू करने से पहले कार्य क्षेत्र का निरीक्षण करें और किसी भी ज्वलनशील पदार्थ को वहां से हटा दें। ज्वलनशील पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। तो तरल पहले प्रकार का होता है तरल। तो ज्वलनशील पदार्थ, ज्वलनशील पदार्थ, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है तरल पदार्थ। तो तरल पदार्थ में भी क्या सा है, गैसोलीन तेल, गैसोलीन तेल, और पेंट, कलर, तो ये इसके तरल। आगे आ गया ठोस। तो ठोस में क्या होता है, तो सबसे पहले आता है ठोस में, जैसे लकड़ी हो गई, सबसे पहली लकड़ी हो गई, उसके बाद कार्डबोर्ड, कार्ड बोर्ड, और फिर कागज, और तीसरे प्रकार का गैस हो गया। तरल, ठोस और गैस। तो गैस में क्या होता है, सबसे पहले जिसमें एसिटिलीन गैस हो गई, एसिटिलीन, C2H2, प्रोपेन, प्रोपेन भी एक प्रकार की गैस होती है, और हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन। तो ये सब प्रकार की गैसें होती हैं। तो ये 3 प्रकार से होता है। आगे चलते हैं अपन। तो आग बुझाने वाले अलार्म और यंत्रों को स्थान की जानकारी होनी चाहिए। बाय द वे, इन सभी अपने सुरक्षा को सभी देख लिया हमने, अपने वेल्डिंग कर रहे हैं, बावजूद इसकी अगर आग लग जाती है तो हमें उन जो आग बुझाने वाले यंत्र हैं तो उनका हमें नॉलेज होना चाहिए।
तो अपने कार्य क्षेत्र करते समय आपको पहले बता दी कि अपनी सुरक्षा की जांच कर लेनी चाहिए, पहले एक निरीक्षण करना चाहिए कहाँ क्या ऊँची व्यवस्था है, कहाँ क्या रखा हुआ है। तो वेल्डिंग करते समय बाय द वे आग लग जाए तो अपने को उपकरण का ध्यान होना चाहिए कि वहाँ अपने वो अग्निशामक यंत्र टकरा है, तो अपन भाग के उसको वहां से उठाएंगे और उसको फोड़ के उसको अंदर से शीशी से उसको अपन आग बुझा सकते हैं। अगर जब अपने को पता ही नहीं वेल्डिंग में करने के बाद आग लगी तो फिर कभी इधर भागेंगे, शोर मचाएंगे, भाई आग लगी भागो फलाना ये वो तू आ पानी लेके आ फलाना ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले अपने को सारी चीजों का ध्यान होना चाहिए, शांति बना के रखनी चाहिए और सब चीजों का ध्यान होना चाहिए कि कौन सी चीज कहाँ रखी हुई है। तो आग बुझाने का ये सबसे सुरक्षित आराम से करना चाहिए। यह भी सुनिश्चित कर लें कि आग बुझाने वाला अग्निशामक यंत्र भरा हुआ है या नहीं है। अगर है नहीं है तो उसमें अंदर कितना उसके अंदर भरा हुआ गैस है। अग्निशामक यंत्र आपने देखा ही होगा, तो आग और विस्फोटक। अग्निशामक यंत्र आपने देखा होगा, इस प्रकार की एक बोतल होती है जो रेड कलर की होती है, आपने हर जगह देखी होगी। इस प्रकार की एक रेड कलर की होती है, जैसे आपने पेट्रोल पंप पर देखा होगा, आजकल गाड़ियों में भी रखते हैं, छोटा सा डैशबोर्ड के बगल में लगा रहता है, शीशी छोटी सी रहती है, जैसे अपने मॉस्किटो फ्रेश आता है जो मॉस्किटो को मारने के लिए आती है स्प्रे वगैरह, ठीक उसी प्रकार की एक छोटी गैलन आती है, लेकिन वो फैक्ट्रियों में बड़ी होती है, वर्कशॉप में बड़ी होती है, लाल रंग का होता है, उसको फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं। तो उस प्रकार का उसका पता होना चाहिए कहाँ है, उसमें कितना अंदर लिक्विड भरा हुआ है, ताकि आग की संभावना होने पर या जरूरत पड़ने पर अपन उसको अच्छी तरह से यूज कर सकें। तो आग बुझाने के लिए एक्सटिंग्विशर के साथ साथ पाइप होना चाहिए अपने पास, आग बुझाने वाले पाइप होने चाहिए, रेत की बाल्टियां या आग बुझाने वाले अन्य उपकरण उपलब्ध रखें और बाहर निकलने का रास्ता अच्छी तरह और सबसे नजदीक वाला दरवाजे का ज्ञान होना चाहिए। तो आग लगी ये नहीं पता कि अपने दो तीन दरवाजे हैं इस फैक्ट्री में, तो अपन सबसे पहले उधर भागेंगे लंबी वाली जगह या तो सबसे नजदीक का जो गेट है अपन उस तरीके से अगर सुरक्षित तरीके से बाहर भी निकलने का प्रयास कर सकते हैं। अगर आप ज्वलनशील पदार्थों के 35 मीटर के दायरे में वेल्डिंग कर रहे हैं तो वेल्डिंग चिंगारियां पर नजर रखने के लिए एक अग्नि निरीक्षक को तैनात कर देना चाहिए। मतलब खुद वेल्डिंग कर रहे हैं, अपने को वेल्डिंग करते समय ध्यान नहीं रहेगा कि अपनी चिंगारियां कहाँ तक फैलती है, तो इसलिए वेल्डिंग करते समय एक अपने आदमी को या एक प्रशिक्षणार्थी को या अपने सह कर्मचारी को रखना अपने पास रख लें, भैया ध्यान रखना मैं वेल्डिंग कर रहा हूँ कहीं अपने आग नहीं लग जाए। ये क्यों होता है ऐसा, ताकि अपन जैसे कोई विस्फोटक पदार्थ रखे हुए अपन उसको हटा नहीं सकते, मजबूरी है अपन को कि अपन को यहीं वेल्डिंग करना ही है और उस सामान को अपन हटा नहीं सकते, उस स्थिति में इस बात को फॉलो करना है। तो वेल्डिंग कार्य करते समय यदि बड़ी मात्रा में कार्य करना है तो खत्म होने के बाद 30 मिनट तक कार्य क्षेत्र में रहें ताकि सुनिश्चित हो सके कि कोई सुलगती आग तो नहीं रह गई है। अगर आप कार्य क्षेत्र में मौजूद हैं तो किसी भी ज्वलनशील पदार्थ को हटा नहीं सकते हैं, तो उस पर कोई अग्निरोधक पदार्थ जैसे शीट मेटल का टुकड़ा या अग्निरोधक कंबल रख सकते हैं। मतलब अगर मान लो जैसे कोई वेल्डिंग कर रहे हैं और अपन उसको हटा नहीं सकते और उसकी चिंगारी ऊपर पड़ने की संभावना रहती है, तो शीट मेटल का टुकड़ा आता है वो दे दो, या एक ब्लैंकेट आता है जो चिंगारियां का रोधी होता है उससे आग लगने नहीं लगती, तो उसको उसके ऊपर से ढक देना चाहिए। तो इन चीज़ों का भी हमें पालन आराम से कर सकते हैं। तो किसी ऊंचे स्थान पर वेल्डिंग करते समय यह ध्यान रखें कि नीचे कोई ज्वलनशील पदार्थ न हो और नीचे काम कर रहे साथियों का कर्मचारियों का कार्य ध्यान का रखना चाहिए ताकि उनको कोई नुकसान नहीं हो। तो ये मतलब अपन आप यहाँ टॉप पे वेल्डिंग कर रहे हैं और नीचे अपने साथी कर्मचारी है, तो यहाँ से जो चिंगारियां गिरेंगी उसके ऊपर नहीं हो और किसी प्रकार की उनको परेशानी नहीं हो, इस प्रकार का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो आगे आता है अपने ऐप अपने निजी सुरक्षा, अपर्याप्त निजी सुरक्षा। तो पीपीई को हमेशा पहन के रखना चाहिए। तो पीपी क्या होता है,
बताओ आप कमेंट्स में। मैं नहीं बताऊंगा इसका पीपी क्या होता है, मैं नहीं बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आप हमें बताइए। तो वेल्डिंग करने से जलने जैसी चोटों से बचने के लिए इस चीज का हम प्रयोग करते हैं। जो वेल्डिंग की सबसे आग लग जाती है तो ये और उनके किरणों के संपर्क में आने से सामान्य बात है, इससे घबराना नहीं चाहिए। सही पीपी किट का प्रयोग करते समय किसी प्रकार की रुकावट पैदा नहीं होती। हम कार्य करते समय स्वतंत्र रूप से इधर उधर काम कर सकते हैं। कहने का मतलब पीपी किट आती है, कई प्रकार की आती है, कुछ ऐसी होती हैं जो काम करते समय अपने झुक के काम करते तो नहीं झुक सकते, तो या आपने हाथ उठाना तो हाथ नहीं उठा सकते, तो ऐसे मुड़ते हैं तो वो टाइट रहते हैं। तो कहने का मतलब कंफर्टेबल एक पीपीई किट होनी चाहिए जिससे हमें अपन स्वतंत्र रूप से कहीं भी नीचे बस कोई सामान उठाना है, ऊपर वेल्डिंग करना है या इधर कुछ घूमना है तो आसानी से घूमा जा सके। ऐसे प्रकार की पीपीई किट को हम सुरक्षा के लिए काम में लेनी चाहिए। तो अपने टिकाऊपन और अग्निरोधक क्षमता के कारण वेल्डिंग के लिए चमड़े की अग्निरोधक उपचारित सूती कपड़ों की सिफारिश की जाती है। ऐसा इसलिए ताकि वो पॉलिएस्टर या रेयान जैसे सिंथेटिक पदार्थ अत्यधिक गर्मी के संपर्क में आने से पिघल जाते हैं। और वेल्डिंग के लिए चमड़े की विशेष रूप से सिफारिश की जाती है। जब वेल्डिंग सही स्थिति में न हो तो ऊर्ध्वाधर या सिर के ऊपर वेल्डिंग की जा रही हो तो आस्तीन या पैंट के कफों को ऊपर करने से बचना चाहिए। तो मान लो जैसे ऊपर अपन वेल्डिंग कर रहे हैं तो इसको अपने दास्तान आस्तीन को ऐसे नहीं करना चाहिए क्योंकि इसके अंदर चिंगारी घुस जाती है और धीरे धीरे सुलग की आग लग सकती है। तो ये सबसे बड़ा खतरा है। पैंट को भी अपन ऊपर से नहीं टांग सकते। तो चिनकारियों को आंखों में जाने से बचाने के लिए हेलमेट पहनना चाहिए। साइड शील्ड वाले सुरक्षा चश्मे का गॉगल पहनना चाहिए। 6 से 8 इंच तक के टखने वाले जूते पहनने चाहिए जो कि चमड़े के होते हैं, अच्छी तरह हमारी पैरों की सुरक्षा करते हैं। जूतों के फीतों पर मेटा टार्सल गार्ड, जूतों पर क्या लगा होता है? मेटा टार्सल, जूतों के फीतों के ऊपर लगा होता है जो कि पैरों की जो कोई कोई चीज गिरती है तो उनसे अपने सुरक्षा करता है और चिंगारियों से हमें बचा सकता है। अगर कोई गर्म गर्म छींटे आपके कपड़ों पे या जूतों पे गिर जाएं तो यह उस जगह को जला भी सकता है। तो जलने कटने और खरोंच से बचने के लिए हमें भारी ज्वालारोधी दस्ताने पहनने चाहिए। मतलब जो अपने आग का बिल्कुल एंटी हो, जबरदस्त एंटी हो, मतलब इस प्रकार के हमें दस्ताने कपड़े पहनने चाहिए। आंखों और त्वचा को अपने किरणों से बचाने के लिए साइड शील्ड वाले हेलमेट जरूरी है। आंखों की उचित सुरक्षा हो, इसके कारण वेल्डिंग की फ्लैश अत्यधिक असुविधा, सूजन या अस्थायी अंधापन का कारण बन सकती है। इसलिए कोई भी जोखिम नहीं लेनी चाहिए। वेल्डिंग को नंगी आंखों से नहीं करना चाहिए। हमेशा जो आंखें पे गोगल्स वगैरह या हेलमेट लगा के वेल्डिंग करना चाहिए। वेल्डिंग करते समय हमेशा हेलमेट पहनना चाहिए, चश्मे पहनने चाहिए। अगर आप ज़्यादा शोर करने वाले दस्तानों इलाकों में काम कर रहे हैं तो अपने कानों को शोर से बचने के लिए सर्व सुरक्षा उपकरण लगाने चाहिए। तो कानों की सुरक्षा के लिए क्या लगाना चाहिए अपने को? कानों की सुरक्षा के लिए श्रवण श्रवण सुरक्षा यंत्र काम में लेना चाहिए। तो ऐसा करने से आपकी सुनने की क्षमता भी गति नहीं पहुंचेगी क्योंकि अपन एक सीमित डेसिबल मात्रा पे अपन डेसिबल डेसिबल ये एक पैमाना है ध्वनि का। जैसे आपने सुना होगा कि इतनी वहाँ इतने शोर है, इतने डेसिबल शोर चल रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग क्रिकेट मैच सुनते हो तो आपने वो कई बार क्या, तो जब बोलते हैं कोहली आ गया या तेंदुलकर आ गया या उस जमाने में बातें हैं जब वो, तो कोई जब जो फॉर्म में चल रहा होता है क्रिकेटर तो उसकी जब वाह वाही करती है जनता, उसके ग्राउंड में प्रवेश करती है, जब हल्ला होता है या चौके छक्के लगाते हैं तो एक अत्यंत शोर उठता है। तो उस शोर को टीवी के एक साइड में आता है इतने डेसिबल शोर की आवाज, वॉइस ऑफ डेसिबल। तो वो डेसिबल मतलब यहाँ इसको पैमाना है ध्वनि को नापने का। तो हमारे कानों को काम करते समय हमें जो चोट लगती है, आज कानों में चोट शोर होता है तो उसके भी हमने अपने कानों में लिमिट मात्रा तक ही सुन सकते हैं। अगर ये लिमिट मात्रा से ज्यादा तक अपन कुछ ज्यादा देर तक का उसी काम में व्यस्त रहेंगे तो हमारे कानों के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है जिससे हमें सुनने की क्षमता कम हो सकती है। तो इन चीजों से बचने के लिए हमें इस श्रवण सुरक्षा यंत्र का उपयोग करना चाहिए ताकि हमें श्रवण शक्ति को नुकसान नहीं हो। साथ ही धातुओं और अन्य मलबे को कान में जाने से ही बचाता है। तो कानों की सुरक्षा के लिए ईयर प्लग या ईयर मफ का प्रयोग किया जा सकता है। ईयर प्लग या ईयर मफ
तो ये सब चीज़ें जहाँ वहाँ होती है, जैसे अत्यधिक शोर वाली, जैसे फैक्ट्री हो, उद्योग धंधे हैं, जैसे कोई उद्योग धंधे हैं, फैक्ट्री हैं, तो इनमें अपन जब काम करते हैं तो उनके लिए विशेष प्रकार का ये सुरक्षा यंत्र है। तो आगे है अन्य प्रकार की सुरक्षा। तो वेल्डिंग कार्य करने वालों को अपनी वर्कशॉप में अन्य सुरक्षा संबंधी विचारों के प्रति हमेशा सचेत रहना चाहिए। उदाहरणतः जैसे किसी सीमित स्थान पर या उच्च स्थान पर कार्य करते समय अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए। अच्छा सामान्य ज्ञान भी महत्वपूर्ण है। इलेक्ट्रोड डिब्बे खोलते समय अपने हाथों को नुकीली सिरों से दूर रखना चाहिए। ठोकर लगने या गिरने से बचने की वेल्डिंग क्षेत्र से अव्यवस्था और मलबा हटा दें, और टूटे या क्षतिग्रस्त उपकरण या पीपी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इन सुरक्षा उपयोगों का पालन करके और सामान्य ज्ञान का उपयोग करके हम बिना किसी दुर्घटना के वेल्डिंग का कार्य सुचारू रूप से कर सकते हैं। मतलब वर्कशॉप में कहीं भी ऐसे कट पीस वगैरह नहीं पड़े होने चाहिए, कोई नुकीले हो या कहीं भी कोई मलबा पड़ा, ग्रीस कहीं चिपक रहा है, वेल्डिंग और उसके टुकड़े हमने गिर दिए, कटिंग के जो टुकड़े हैं वो गिर दिए, तो कोई सामान बिखरा पड़ा है, वेल्डिंग की तारें हैं जो अपन कार्य करने के बाद उनको सही जगह में रखनी चाहिए वो नहीं रखी, तो कार्यखंड के जो टुकड़े हैं वो अपने पे, तो इन चीज़ों का अपने विशेष ध्यान रखें कि संकरी जगह पे काम करते हैं तो ये लापरवाही नहीं करनी चाहिए कि मैं यहाँ वेल्डिंग करता हूँ, पहले अच्छी तरह जगह बना करके फिर वेल्डिंग करना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि ये आपको सुरक्षा पहले और काम बाद में, तो ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो अगर इस वीडियो में आपको कोई डाउट्स है, तो आप कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो अपन बेझिझक आप कमेंट्स कर सकते हैं। मेल आईडी पे अपन आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। @ITI वाले स्टूडेंट्स, इस चैनल पे आप आओ और ज़्यादा से ज़्यादा अपना ज्ञान बढ़ाओ। तो वेल्डिंग की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है, तो इसको बने रहें वीडियो के साथ। नेक्स्ट वीडियो अपन मिलते हैं।